हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इकोसिस्टम थर्ड लेक्चर है इकोसिस्टम का, दैट इज द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर पे जब हम देखते हैं, जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है इकोसिस्टम का, इट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक and abiotic, interaction of biotic and abiotic components। जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये इंटरेक्शन हमारे इकोसिस्टम को एक फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एवरी इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो इकोसिस्टम छोटा हो या बड़ा हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो, हर एक इकोसिस्टम में इंटरेक्शंस होती है। किसके बीच में? इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं, एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इनके बीच में जब इंटरेक्शन होती है, तब जाके आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर मिलता है एक इकोसिस्टम का। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होते हैं, दीज इंटरेक्शंस में बी वैरी फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। ये वैरी हो सकते हैं, वैरी फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ये इंटरेक्शंस जो है ये वैरी हो सकते हैं। किसी में ज्यादा बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे और वो इकोसिस्टम का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। किसी में ये बायोटिक कंपोनेंट्स की स्ट्रेंथ कम होगी, तो हम बोल सकते हैं उसका फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ये जो इंटरेक्शन है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे इकोसिस्टम का, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्पीशीज। नंबर ऑफ स्पीशीज, जितने स्पीशीज ज्यादा होंगे, हम बोल सकते हैं कि इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और हम बोल सकते हैं उतनी स्ट्रेंथ, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी। इट आल्सो प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ, it also provides the stability of an ecosystem। एक इकोसिस्टम जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो डिफाइन करता है उसके स्ट्रक्चर पे, और उसका स्ट्रक्चर डिपेंड किस पे है? नंबर ऑफ स्पीशीज, जो इसका बायोटिक कंपोनेंट है। अगर बायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये था स्ट्रक्चर। इसके बाद एक कंपोनेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स। एक इकोसिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो वो क्या रहेंगे? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मींस हर एक इकोसिस्टम में, यानी फ्रॉम फ्रॉम व्हाट एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ। इकोसिस्टम किस चीज का बना होता है? ठीक है, कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं उसके यहाँ पे। वन इज द बायोटिक and second is the abiotic component। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये हो गए हमारे लिविंग कंपोनेंट्स। दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स, व्हाइल द एबायोटिक कंपोनेंट जो है, दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। These are the non-living components। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज द एबायोटिक कंपोनेंट जो है हर एक इकोसिस्टम में कंपोज करते हैं। ठीक है, ये भी जो है, ये बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, दे आर आल्सो वेरिंग फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। ये भी इकोसिस्टम इकोसिस्टम डिपेंड हो सकते हैं। किसी में बायोटिक कंपोनेंट की स्ट्रेंथ कम होगी और किसी में ज्यादा होगी। तो ये जो कंपोनेंट्स है, दे आल्सो वेरी from one ecosystem to other ecosystem। बायोटिक कंपोनेंट्स, किसी में बायोटिक कंपोनेंट ज्यादा होंगे, किसी में ज्यादा कम होंगे, तो ये कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स
ज्यादा होंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में, यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स, तो हम बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरली कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसको नोट करो पहले आप। तो ये जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे, कंपोनेंट्स, तो मोस्टली कंपोनेंट्स इनको हम डिवाइड करेंगे इनटू टू पार्ट्स। जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के, उसको हम ब्रॉड बेस पे डिवाइड करेंगे इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन इज नोन एज द abiotic components and number second is known as biotic components. जो abiotic components है, they are also known as non-living component, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, और जो बायोटिक कंपोनेंट है दे आर लिविंग कंपोनेंट्स, दे आर लिविंग कंपोनेंट्स। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, उनको हम कैटेगरी में रखते हैं बायोटिक के अंदर। बाकी जो बचे एबायोटिक, जैसे कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जैसे कि टेम्परेचर है, सॉइल है, रेनफॉल है, मिनरल्स है, पीएच है वगैरह, जो भी है वो सब आएंगे इस कैटेगरी के अंदर। इसके बाद जो एबायोटिक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स को हमने दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया। इसमें आते हैं नंबर वन, एक होता है क्लाइमेटिक, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्लाइमेट। ठीक है, दे आर क्लाइमेटिक, ये हो सकता है क्लाइमेटिक भी, ये हो सकता है इरेटिक भी। There may be climatic factors or edatic factors. अगर हम क्लाइमेटिक के एग्जांपल देंगे विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट, और ये एडाटिक जो है दे आर रिलेटेड विद द सॉइल, जो सॉइल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जैसे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज। क्लाइमेटिक जो है ये वैरी हो सकते हैं, इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम वैरी होंगे, और ये चेंज होते हैं फ्रॉम सीजन टू सीजन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट्स की, टेम्परेचर। नंबर सेकंड इसमें आएगा रेनफॉल, या सिंपल इसको हम बोलते हैं वाटर। इसमें आएगा सोलर लाइट, सनलाइट और रेडिएशन। ओके, इसके अंदर हम देखेंगे टेम्परेचर पर आया, यहां पे आएंगे विंड। ओके, ये चार जो है दे आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम, या सिंपली एबायोटिक कंपोनेंट्स की। अगर हम बात करेंगे एडेटिक फैक्टर्स की विच आर रिलेटेड टू सॉइल, तो सबसे पहले इसमें आएगा सॉइल। सॉइल के अंदर कुछ प्रॉपर अपना पीएच होगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, सॉइल के लेयर्स जिसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। देयर इज आल्सो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं, या इनऑर्गेनिक आयंस, minerals. Okay, there may be also the pH भी आ गया, topography, nutrients and salinity, ये सब जो है these are related with the soil। अगर देखेंगे soil है, उसके layers है, ठीक है, pH पर्टिकुलर होता है soil का, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं soil में, मिनरल्स जैसे इनऑर्गेनिक आयन जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह सैलिनिटी मींस हो गया अमाउंट ऑफ साल्ट या साल्ट कंसंट्रेशन। ये सब रिलेटेड फैक्टर्स हैं विद दैट ऑफ द सॉइल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एडेटिक फैक्टर्स। तो ये वाले जो है टेम्परेचर, रेनफॉल, सोलर लाइट, विंड एनर्जी वगैरह, ये सब आएंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। ये चेंज हो सकते हैं, वैरी हो सकते हैं फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। ये भी वैरी हो सकते हैं इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, लेकिन ये ज्यादातर चेंज नहीं होते, ये ज्यादातर कांस्टेंट रहते हैं, और ये मोस्टली चेंज होते हैं, दे आर रिलेटेड विद आवर क्लाइमेट। बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स की, तो ये जो बायोटिक फैक्टर्स है इसको हमने ब्रॉड बेस पे क्लासिफाई किया इनटू थ्री टाइप्स, तीन कैटेगरीज में। नंबर वन इज नोन एज द ऑटोट्रॉप्स, फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज द ऑटोट्रॉप्स। नंबर सेकंड ग्रुप जो है दैट इज द हेटेरोट्रॉप्स और सिंपली कंज्यूमर्स। एंड नंबर थर्ड ग्रुप जो इसमें आएगा दैट इज द डिकम्पोजर्स।
डिकम्पोजर्स। अगर हम बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स को हम दूसरे नाम से बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, जितने जो भी इकोसिस्टम है वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर्स से। जो भी फूड चेन होते हैं, यानी कि एनर्जी इनपुट, जब हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था एनर्जी इनपुट, जो भी किसी इकोसिस्टम में, यानी कि प्रोडक्टिविटी जब आती है इकोसिस्टम में, तो वो स्टार्ट होती है हमारे प्रोड्यूसर्स से। तो इसकी जो एग्जांपल है, दे आर ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं एक्सेप्ट सनलाइट। ओके, अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की, तो दे आर आल्सो नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। दे आर आल्सो नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है ये डायरेक्ट डिपेंड होते हैं ऑन द ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स में एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है कंज्यूमर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए डिपेंड है ऑटोट्रॉप्स पे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सॉरी। इसके बाद डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का एक और नाम है जिनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, जिसमें बैक्टीरिया, फंजी, फ्लैजेलेट्स वगैरह आते हैं। इनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है, दैट इज द बैक्टीरिया, फंजाई, दे आर मोस्ट डिपेंड ऑन डेड एंड डे के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेटेरोट्रॉप्स को एक और क्लास में डिवाइड करेंगे। जो भी हेटेरोट्रॉप्स हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू सब क्लासेस। तो सबसे पहले हेटेरोट्रॉप्स या यानी कि कंज्यूमर जिनको हम नाम दिया, तो इनको हम डिवाइड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स में। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, फूड चेन्स, फूड वेब्स, तब वहां पे ये टर्म्स हमें काम में आएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम बेसिक्स को पहले क्लियर करेंगे। कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। अगर एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे, तो उनको जो पहले खाएंगे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी कंज्यूमर्स को दे आर आल्सो नोन एज द हर्बीवोरस? यस, हर्बीवोरस। जो डायरेक्ट डिपेंड है ऑटोट्रॉप्स पे, जो डायरेक्ट डिपेंड है ग्रीन प्लांट्स पे, उनका नाम है हर्बीवोरस। तो एग्जांपल दे दो, एग्जांपल कौन कौन सी होगी? देयर एग्जांपल्स जो है इनकी हर्बीवोरस की एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। काऊ है, गोट है, हाँ, शीप, ox, horse, etc. There, these all are the herbivores or simply known as the primary consumer. अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर की, तो सेकेंडरी कंज्यूमर को मैं एक और नाम देता हूं, दे आर आल्सो नोन एज द प्राइमरी कार्निवोर्स। क्यों इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स? क्यों? क्योंकि these animals, these heterotrophs are directly depend on the herbivores. That is why they are known as the second consumer, यानी कि सेकेंड लेवल पे आते हैं ये, दूसरा कंज्यूम करने वाला। लेकिन इनका एक और नाम है प्राइमरी कार्निवोर्स या सिंपली लार्जर कार्निवोर्स। They are known as the primary carnivores. Primary carnivores. ओके, तो प्राइमरी कार्निवोर्स में एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे? जैसे कि लाइन है, हाँ, टाइगर है, डॉग है, वुल्फ है। These all are the primary consumers. ओके, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इनको खाते हैं। ओके, तो इन्हीं का नाम है लार्जर कार्निवर्स बोलो या प्राइमरी कार्निवर्स बोलो और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अगर हम बात करेंगे टेरिशरी कंज्यूमर की, तो ये टेरिशरी कंज्यूमर था जो इनको कंज्यूम करते हैं बाद में। जैसे कि इसमें पहले मैं इसका एक और नाम लिखूंगा, और दे आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स जो प्राइमरी कार्निवोर्स पे डिपेंड है, दे आर मोस्टली स्मॉलर देन दैट ऑफ द प्राइमरी। ये स्मॉलर होते हैं प्राइमरी से, क्योंकि प्राइमरी साइज में बड़े होते हैं। ओके, तो इनकी एग्जांपल जो है दैट इज द हॉक। हॉक, ओके, जो एक
बर्ड है। एग्जाम्पल स्नेक। स्नेक भी कभी कभी जब ये प्राइमरी कार्निवोर होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। फोर्थ लेवल पे जो कंज्यूमर्स आते हैं, हेटेरोट्रॉपस हैं, कंज्यूमर्स हैं, लेकिन फोर्थ लेवल पे, और इनको हम नाम देते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ओमनिवर्स। दे आर आल्सो नोन एज ओमनिवर्स। फॉर एग्जांपल ओमनिवर्स कौन कौन सा है? सबसे पहले मैन, ह्यूमन बीइंग ओमनिवर है। रैबिट ओमनिवर है, शाबाश। और क्रो ओमनिवर है, स्पैरो ओमनिवर है, बियर ओमनिवर है। ओमनिवर मीन्स which are produced, which are depend on both the green plants as well as the animals. ओके, चाहे वो एनिमल कार्निवोर हो, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे वो सेकेंडरी कार्निवोर हो, ठीक है। जो एनिमल्स बोथ फ्लैश भी खाएंगे और ग्रीन प्लांट्स भी खाएंगे, इनको हम नाम देते हैं ओमनिवर्स। एग्जांपल आपके सामने है, मैन है, रैबिट है, क्रो है, स्पैरो है, पियर है, ओके। तो ये एक ब्रॉड वे क्लासिफिकेशन किया मैंने कंपोनेंट्स की। ये सब कंपोनेंट्स हमें इकोसिस्टम में हम देखते हैं उनको, ठीक है। जैसे कि बायोटिक है, एबायोटिक है। बायोटिक में दो है, क्लाइमेटिक है, इडापिक है। क्लाइमेटिक के एग्जांपल याद रखने हैं, इडापिक के एग्जांपल याद रखने हैं। इसके बाद बायोटिक के हम कंपोनेंट्स को तीन क्लास में डिवाइड करते हैं। ऑटोट्रॉप्स आल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरी में आएंगे। सेकंड इज द कंज्यूमर्स आल्सो नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। थर्ड इज डिकम्पोजर्स आल्सो नोन एज द सेप्रोट्रॉप्स, व्हिच आर एग्जांपल क्या है इनकी? बैक्टीरिया एंड फंजी। और बाकी फिर हमने यहाँ पे कंज्यूमर्स की क्लासिफिकेशन किया, हेटेरोट्रॉप्स की क्लासिफिकेशन किया। इनके मेन चार क्लासेस हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड वन इज द थर्ड कंज्यूमर, एंड लास्ट में है क्वाटरनरी कंज्यूमर और सिंपली ओमनिवर्स। इनकी इस चीज में एग्जांपल्स याद रखना है, इसको नोट करो जल्दी से। इसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन अगर हम देखेंगे, ये भी एक टर्म है रिलेटेड टू आवर इकोसिस्टम। ये वर्ड जो है ये निकला है वर्ड स्ट्रेटा से। स्ट्रेटा विच मीन्स लेयर्स, इसकी मीनिंग होती है लेयर्स। लेयर्स मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज सिंपली मीन्स दैट दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, vertical distribution of species in an ecosystem। अगर इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में पहले हम देखेंगे स्पीशीज कितने हैं और उस स्पीशीज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अपने लेयर्स में होंगे वो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल जब आप एक फॉरेस्ट में गए, दिस इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मान लो ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अब आप गए, दिस इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको मैं कह रहा हूं कि मुझे बोलो प्लांट की कितने स्पीशीज आपको वहां पे दिखे। तो आप बोलोगे सर जब हम इस फॉरेस्ट में गए तो इस फॉरेस्ट में हमें सबसे पहले लार्जर ट्रीज दिखे, जो जिनको हम नाम देते हैं लार्जर कैनोपीज ऑफ, या सिंपली कैनोपीज ऑफ लार्जर ट्रीज, ठीक है। तो ये जो लार्जर ट्रीज का एक लेवल यहाँ पे है, इसको मैं नाम रखता हूं फॉर एग्जांपल दिस इज लेवल 1, ओके। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा और कौन सा स्पीशी आपको यहाँ पे प्लांट्स का मिला, तो आप बोलोगे दूसरा प्लांट यहाँ पे था लेकिन उनका साइज ये लार्जर कैनोपी से थोड़ा कम था, तो ये क्या थे? ये लार्जर कैनोपीज है, लार्जर कैनोपीज या ट्रीज, जिसको हम ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा बोलेंगे सर आप यहाँ पे स्मॉलर कुछ श्रब्स थे, स्मॉलर प्लांट्स थे यहाँ पे, ये भी तो प्लांट का स्पीशी है,
लेकिन अलग स्पीशी है। लार्जर ट्रीज अलग स्पीशी थी, और यहाँ पे दीज आर द श्रब्स। श्रब्स की जो स्पीशी है इनको मैं लेवल सेकंड पे रखता हूं। ओके, और क्या अब आपने और क्या देखा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? सर हमने एक और स्पीशी यहाँ पे देखी, छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं हर्ब्स। ये है आपके पास हर्ब्स, मान लो इनको हम रखते हैं लेवल थर्ड पे। और क्या दिखा आपको? सर यहाँ पे हमें दिखे छोटे छोटे ग्रासेस, छोटे छोटे ग्रासेस जो हर्बस से भी स्मॉलर थे। दीज आर द स्मॉलर ग्रासेस, दीज आर द स्मॉलर ग्रासेस। इसको मैं रखता हूं लेवल 4 पे। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, लेवल थर्ड, लेवल फोर्थ। तो मैं आपको बोलूंगा कि जब आप इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में गए, कितने स्पीशीज आपको वहां दिखे प्लांट्स के? तो आप बोलेंगे सर हमने सबसे पहले लार्जर कैनोपीज ऑफ ट्रीज देखे, यानी कि लार्जर ट्रीज देखे वहां पे, ठीक है। और क्या देखा? उसके बाद हमने एक और स्पीशीज यहाँ पे देखा जो लार्जर ट्री से थोड़े से छोटे थे, श्रब्स। और हमें दिखे हर्ब्स, छोटे से ग्रीन ग्रास से थोड़ा सा बड़े हैं वो, श्रब्स से छोटे हर्ब्स बोलते हैं इनको। और हमें दिखा यहाँ पे स्मॉलर ग्रासेस। तो मैं बोलूंगा आपको कि इनको आप अपने अपने लेवल्स में डिवाइड करो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक इकोसिस्टम में। तो आप बोलेंगे लेवल फर्स्ट पे हम रखेंगे लार्जेस्ट ट्रीज को, या सिंपली लेवल फर्स्ट को हम रखेंगे ग्रासेस को, लेवल सेकेंड हर्ब्स को, लेवल थर्ड श्रब्स को, लेवल फोर्थ पे आएंगे अपने लार्जेस्ट ट्रीज, या सिंपली लेवल फर्स्ट पे लार्जेस्ट ट्रीज, लेवल सेकेंड पे श्रब्स, लेवल थर्ड पे हर्ब्स एंड लेवल फोर्थ पे अपने स्मॉलर ग्रासेस। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देंगे, दिस इज द stratification of this ecosystem. Okay, clear हुआ? This is simply the stratification of this ecosystem. Vertical distribution of plants या vertical distribution of species. ये सिर्फ प्लांट नहीं होगा, ये कोई भी स्पीशी हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इस लेवल से हम इनको अरेंज करते हैं। ओके, तो दिस इज द सिंपली स्ट्रेटिफिकेशन। नोट करो जल्दी। इसके बाद हम बात करेंगे एक इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये था आपका स्ट्रक्चर वाला पॉइंट। अब हम देखेंगे फंक्शन। देखो, फंक्शन करने के लिए एक इकोसिस्टम में, हर एक इकोसिस्टम में अपने अपने कंपोनेंट्स होने चाहिए। जो हमने अभी देखा कंपोनेंट्स, जो है दैट मेक्स एन इकोसिस्टम फंक्शनल। अभी मैंने बोला ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एक इकोसिस्टम को, दूसरा यही इकोसिस्टम को फंक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि यही कंपोनेंट जो है ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन। अगर यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल इकोसिस्टम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए इसके कंपोनेंट्स देखने हैं हमें, ओके, व्हिच मेक्स एन इकोसिस्टम फंक्शनल। तो कंपोनेंट्स की अभी हमने बात करी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर हम फंक्शन देखेंगे, हर एक इकोसिस्टम में, ईच इकोसिस्टम, हर एक इकोसिस्टम में 4 तरीके के फंक्शन हो सकता है। यानी कि अगर ये 4 प्रोसेसेस, हर एक इकोसिस्टम में 4 प्रोसेस होते हैं, occurring 4 प्रोसेस, या सिंपली 4 स्ट्रेटेजीज। चाहे वो इकोसिस्टम छोटा हो या बड़ा हो, एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, उस इकोसिस्टम में जब तक ये 4 प्रोसेस होते हैं तब तक ये इकोसिस्टम फंक्शनल नहीं कहलाएगा। ओके, तो प्रोसेस कौन कौन सा है? फर्स्ट वन इज द प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी, जरूरी होना है जिसको बोलते हैं एनर्जी इनपुट। नंबर सेकेंड इज एनर्जी ट्रांसफर, या सिंपली फ्लो ऑफ एनर्जी। चलो मैं फ्लो ऑफ एनर्जी लिखता हूं। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। नंबर थर्ड इसमें आएगा डिकम्पोजिशन, एंड नंबर फोर्थ इज द न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अभी मैंने आपको बोला कोई भी इकोसिस्टम हो, उस इकोसिस्टम में ये चार प्रोसेसेस होना ही होना है। ऑन द बेस ऑफ दीज फोर प्रोसेसेस हम बोल सकते हैं द इकोसिस्टम इज फंक्शनल, द इकोसिस्टम इज फंक्शनल। यही चार प्रोसेसेस हर एक इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाती हैं। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में हम देखेंगे क्या वाकई ये चार प्रोसेस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्या वाकई में उस पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी ने भी बताई है। तो एग्जांपल में हम लिखेंगे एक शैलो पॉन्ड की, हम लेंगे एग्जांपल ऑफ ए शैलो पॉन्ड। चलो इसको मैं रफ करता हूं। ये मान लो एक पॉन्ड है, दिस इज द लेयर ऑफ द पॉन्ड, वाटर लेयर है ये। इस पॉइंट में हमें देखना है सबसे पहले प्रोडक्टिविटी कैसे होती है। पहले मैं कंपोनेंट्स बताऊंगा, क्या इसमें वाकई कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो मुझे बोलो एबायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर वाटर होगा, तो वाटर इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। यस, इस वाटर का कुछ अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, यस टेम्परेचर भी होगा इसका। इस वाटर में अपनी सैलिनिटी होगी, दैट इज साल्ट कंसेंट्रेशन होगा, हाँ होगा। इस वाटर का कुछ अपना पीएच होगा। इस वाटर के अंदर सोलर लाइट आ रही है सन से, सोलर लाइट वो भी है। इस वाटर के अंदर जो ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड का जो ये बॉटम है, इस बॉटम पे सॉइल होगी, एबायोटिक कंपोनेंट। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। These all form the abiotic components of this ecosystem. तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, शैलो पॉन्ड। शैलो मींस होगा जो ज्यादा गहरा ना हो, नॉट सो डीप, विच इज नॉट सो डीप, जो ज्यादा डीप ना हो। इसके एग्जाम्पल लेंगे। अब इस पॉन्ड में मुझे बोलो, पहले हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स की, बायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक मींस लिविंग फैक्टर्स। तो यहां पे सबसे पहले कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे। ओके, here are the free floating plants, here are the free floating plants। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के यहाँ पे कुछ स्मॉल एल्गे भी होंगे, यस कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे भी होंगे। यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी होंगे जो फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, फ्री फ्लोटिंग मैंने लिखा है यहाँ पे। here are some phytoplanktons, there are some phytoplanktons। फाइटोप्लैंक्टन्स, यहाँ पे कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स भी होंगे।
सबमर्ज्ड प्लांट्स, कुछ मार्जिनल प्लांट्स भी होंगे यहाँ पे, लॉन्ग स्टेम वाले, ठीक है, मार्जिनल प्लांट्स। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, some algae molecules, some algae, phytoplankton, submerged plants, and marginal plants. These all are the autotrophs. These all are the autotrophs. ये सब के सब autotrophs हैं। तो जब ये autotrophs होंगे तो ये डायरेक्टली यूज करेंगे सनलाइट, सनलाइट यूज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यहाँ पे ये एनर्जी का एज इनिशियल स्टेप बनेंगे। दे आर द स्टार्टिंग यूनिट्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी डेवलप होगी? क्यों? क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये अपना फूड खुद बनाते हैं विद हेल्प ऑफ सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट भी है, तो यहाँ पे ये ऑटोट्रॉप जो है ये एक्ट करेंगे एज द एनर्जी सोर्स फॉर दिस इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम मैंने लिया है पॉन्ड का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉन्ड के अंदर या सिंपली एक्वाटिक वाटर बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, some green below green algae, submerged plant, and marginal plant. These all are the example of autotrophs of the pond, or just simply of an aquatic ecosystem. तो इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी, जो मैंने अभी बोला था चारों में से फर्स्ट जो पहले था प्रोडक्टिविटी, सेकंड इज एनर्जी ट्रांसफर, थर्ड इज डिकम्पोजिशन, एंड फोर्थ इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि कैसे प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी हमारे इस एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ऑटोट्रॉप्स ने फोटोसिंथेसिस शुरू किया, अपना फूड बनाया, उसी का नाम है प्रोडक्टिविटी जनरेट होना इकोसिस्टम में। पॉइंट नंबर सेकंड पे आएंगे। ये जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड में जूप्लाइटोन्स भी होंगे, इस पॉन्ड में जूप्लाइटोन्स भी होंगे, हाँ होंगे जूप्लाइटोन्स, जूप्लाइटोन्स, जूप्लाइटोन्स स्मॉलर इंसेक्ट्स हैं ये। यहाँ पे स्मॉलर फिशेस भी होंगे, स्मॉलर फिशेस, यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होंगे जिनको हम बोलते हैं फ्री स्विमिंग इंसेक्ट्स, फ्री स्विमिंग, ओके। कुछ यहाँ पे बॉटम पे होंगे, कुछ एनिमल्स बॉटम पे होंगे जिनको हम बोलते हैं बॉटम डिवेलर्स, बॉटम डिवेलर्स। ये क्या है? दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। सो ये सभी कंज्यूमर हैं, these all are the consumers are simply known as heterotrophs. Zooplankton है, smaller fishes है, free swimming animals है, bottom dwellers है, ये सब इस पॉन्ड में होंगे, क्लियर, और एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। कैसे? देखो ये जूप्लांक्टन है, जूप्लांक्टन आर डिपेंड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन्स। जो फाइटोप्लैंक्टन्स के पास एनर्जी थी, जो इन्होंने विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर किया था, अब वो एनर्जी ट्रांसफर होगी जूप्लांक्टन्स के ऊपर। जूप्लांक्टन को खाएंगे स्मॉलर फिशेस, स्मॉलर फिश को खाएंगे लार्जर फिशेस। इस तरह से ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफर होगी फ्रॉम द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन टू द जूप्लांक्टन। जूप्लांक्टन से आएगी ये स्मॉलर इंसेक्ट्स या स्मॉलर फिशेस की ओर, स्मॉलर फिश से आएगी या बॉटम डिवेलर्स जिनको बोलते हैं लार्जर फिशेस। तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर भी हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा जो हमने लिखा था कंपोनेंट्स में, फंक्शन में, नंबर फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी, नंबर सेकंड इज एनर्जी ट्रांसफर। कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगा मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया। तो ये जो है ये वाले दे हेल्प इन द एनर्जी ट्रांसफर, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, फूड चेन एंड फूड वेब स्टार्ट होंगे, प्रे एंड प्रेडेटरशिप वाला रिलेशनशिप होगा यहाँ पे। जूप्लांक्टन आर प्रेडेटर, वाइल उनका प्रे जो है दे फाइटोप्लैंक्टन होगा, स्मॉलर एल्गी होंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, सब मार्जिनल प्लांट्स वगैरह होंगे, ये सब इनके लिए प्रे होगा, ठीक है। प्रे एंड प्रे
प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप जहां पे होगा तो हम बोल सकते हैं वहां पे फूड चेन स्टार्ट हो गई। फूड चेन स्टार्ट होंगे तो एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। तो देखो, सो दे आर द हेल्पफुल इन एनर्जी ट्रांसफर। हो गए दो स्टेप, प्रोडक्टिविटी हो गया, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर भी हो गया। स्टेप नंबर थर्ड, अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन करनी है। डिकम्पोजिशन कैसे करनी है? आपको मालूम है ये सॉइल है, दिस इज सॉइल एज एन एबॉइड फैक्टर प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। इस सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे फ्लैजेलेट्स होंगे और बहुत सारे फंजेज होंगे। तो मैं लिखूंगा सॉइल के अंदर, जो सॉइल एट द बॉटम है, जो सॉइल एट द बॉटम है, इस सॉइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया, आपको देखने को मिलेंगे फ्लैजेलेट्स, आपको देखने को मिलेंगे यहां पे फंगई। ये तीन जो है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स। क्योंकि हमने क्या लिखा पहले, ऑटोट्रॉप्स, प्रोडक्टिविटी शुरू होगी, फिर कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स, एनर्जी ट्रांसफर शुरू हो गया, और लास्ट पे जब ये कंज्यूमर्स, इनकी डेथ हो जाएगी, जब ये सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, इनकी लाइफ ओवर हो जाएगी, तो इनको कौन खाएंगे? बैक्टीरिया पे आएंगे, क्योंकि ये इनको हम नाम देते हैं सेप्रोट्रॉप्स या सिंपली डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या, इनका काम क्या है? डिकम्पोजर्स का काम है ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करना इनऑर्गेनिक मैटर में। तो हम बोल सकते हैं यहां पे द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कोई लार्जर फिश था या कोई इंसेक्ट था, उसकी डेथ हो गई, उसका लाइफ साइकिल खत्म हो गया, तो उसके बाद जब उसकी डेथ होगी तो वो सेटल डाउन हो जाएगा ऑन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के बॉटम पे वो सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉइल है तो वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, और सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो इस पे एक्ट करेंगे, सॉइल के अंदर जो फ्लैजेलेट्स थे वो इस पे एक्ट करेंगे, और जो भी इसका ऑर्गेनिक मैटर था उसको कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक आयन्स में, इसको कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक आयन्स में, और उन आयन्स को वापस मिलाएंगे किसके साथ? इस सॉइल के अंदर, और फिर वही इनऑर्गेनिक आयन्स जो है, ये जो प्लांट्स है ये यूज करेंगे उसको दोबारा से, उसको वापस लेंगे थ्रू द रूट्स, और कुछ मिनरल्स यहाँ पे डिजॉल्व होके वाटर में आएंगे, किनके लिए? फॉर द फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए। तो इस तरह क्या हुआ यहाँ पे? पहले क्या हुआ था? प्रोडक्टिविटी किसने जनरेट किया था? ऑटोट्रॉप्स ने। फिर एनर्जी ट्रांसफर कैसे आया था? थ्रू कंज्यूमर्स, थ्रू हेटेरोट्रॉप्स। फिर क्या हुआ यहाँ पे? सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया थे, फ्लैजेलेट्स थे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोन, और फंजेज थे। उन्होंने क्या किया? इन्होंने डिकम्पोजिशन प्रोसेस किया। डिकम्पोजिशन कैसे किया इन्होंने? जो भी ऑर्गेनिक मैटर था यहाँ पे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर था, इस ऑर्गेनिक मैटर को इन्होंने चेंज किया इनऑर्गेनिक मैटर में, इसको इन्होंने चेंज किया इनऑर्गेनिक मैटर में, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं सिंपली मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ग्लूकोज था इनके अंदर, प्रोटीन थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, या फैट थे, फैटी मॉलिक्यूल थे, उनको इसने कन्वर्ट किया है इनऑर्गेनिक आयन्स में, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। ये सब आयन्स जो है, मिनरल जो है, इनको वापस से सॉइल के अंदर डाला जाता है, तो फिर वापस से यूज करेंगे प्लांट्स विद हेल्प ऑफ सनलाइट, वापस से फूड बनाएंगे, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या ये क्वेश्चन नहीं है? यस। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करते हैं इनऑर्गेनिक आयन्स में, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। वापस से न्यूट्रिएंट जो है, जो इसी सॉइल से जनरेट हो गए थे, वापस से इसी सॉइल के अंदर फिर से रिसाइकल हो गए। तो ये प्रोसेस जो है, ये आपको देगा यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ये आपको वापस देगा यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग।
तो जो मैंने अभी 4 स्टेप्स बताए थे एक इकोसिस्टम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वो इकोसिस्टम में नहीं होंगे तो विदाउट दैट 4 फैक्टर्स every ecosystem is incomplete and every ecosystem is non-functional without these 4 processes, without these 4 components. Number first is productivity, number second is decomposition, number third is energy transfer, and number fourth is the nutrient cycling. कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, तो ये चारों प्रोसेस एक इकोसिस्टम में होते हैं। मैंने आपको स्मॉल छोटी सी एग्जांपल दी, एक एग्जांपल ऑफ शैलो पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब है, एक छोटा सा पॉन्ड है जिसके अंदर ये पूरा इकोसिस्टम, पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, और उसके अंदर भी ये प्रोडक्टिविटी हो, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एज वेल एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, चारों प्रोसेसेस एक साथ होते हैं। तो हम बोल सकते हैं दिस पॉन्ड, दिस शैलो पॉन्ड इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, और ये फुल्ली फंक्शनल है। ओके, लास्ट पॉइंट ये है कि जब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की एक इकोसिस्टम में, हमेशा एक इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, एक मैनर से फ्लो होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा यहां पे, दिस इज द सन, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी इकोसिस्टम हो, हर एक इकोसिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दैट इज द सन, क्योंकि यहां से ही सोलर एनर्जी आती है जो ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं, किसके लिए? अपना फूड बनाने के लिए। ये सोलर एनर्जी ट्रैप किया ग्रीन प्लांट्स ने, जिनको हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स। ओके, इनको हम नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स या सिंपली ऑटोट्रॉप्स। फिर ये एनर्जी जो है जब इन्होंने फूड बनाया, ये ट्रांसफर होगी प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर। प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसको हम बोलते हैं हर्बिवोर्स खाएंगे इसको। तो मुझे आप बोलो, जो सनलाइट यूज किया प्लांट्स ने, क्या प्लांट से वापस जा सकता है सन के लिए एनर्जी? नहीं जा सकती। जो एनर्जी एक बार सन से आ गई, प्लांट ने इसको यूज किया, अपना फूड बनाया, अपने न्यूट्रिएंट्स बनाए, तो वो वापस नहीं दे सकते हैं सन को। दैट मीन्स एनर्जी फ्लो इज अ यूनिडायरेक्शनल, एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम हो, हमेशा एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आती है। कभी भी आप नहीं देखोगे कि एक कहीं ऐसा इकोसिस्टम जिसमें एनर्जी बैकवर्ड्स मूव हो रहा है, या जिसमें एनर्जी पहले प्लांट ने यूज किया, वो एनर्जी वापस ही सन की तरफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। या इसी तरह प्रोड्यूसर्स इनको खाएंगे, कंज्यूमर्स, तो जो इनके पास एनर्जी था, जो इसके पास प्रोडक्टिविटी थी, वो डायरेक्ट किसके पास आ गया? अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास। ऐसा नहीं कि प्लांट्स को वापस लेगा, नहीं वापस दे दो मुझे एनर्जी, ऐसा एनर्जी मूव नहीं होगा। इसी तरह से प्राइमरी से जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह से जो एक ऑर्डर रहता है, द फ्लो, ये एक यूनिडायरेक्शन रहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी जो है वो मूव हो रही है। पहले सन के पास थी, सन के पास से आ गई प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बिवोर्स ने, हर्बिवोर्स के पास एनर्जी पहुंची, हर्बिवोर्स से हर्बिवोर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह से एनर्जी फ्लो जो है ये एक यूनि डायरेक्शनल में होता है ईच एंड एवरी इकोसिस्टम, चाहे वो इकोसिस्टम एक्वाटिक हो या इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो। ठीक है, तो ये था इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का थोड़ा सा मैंने आपको बताया, यहाँ पे जितना एनसीईआरटी ने बताया था आपको, तो इसको साथ साथ आप नोट करना अच्छे से। तो जो भी कहीं पे डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है, जहाँ पे क्लियर नहीं होगा। और नोट साथ प्रिपेयर करो, जितने आप नोट्स प्रिपेयर करोगे उतना आपका काम जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी की टाइप्स। अब हमें इलाबोरेटली पढ़ना है, तो जो मैं यहाँ पे 4 बताया आपको, प्रोडक्टिविटी होगा, एनर्जी ट्रांसफर है या एनर्जी फ्लो है, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बस यही 4 चीजें हमें पूरे इकोसिस्टम में पढ़ने हैं। हमारा इकोसिस्टम फिनिश हो गया। इनको हम इलाबोरेटली पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी टाइप्स, जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सब हम इलाबोरेटली पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर।